Hi, this is your favorite PK Baba and welcome you all to the India's best online and offline learning platform that is eSerit। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में, वो भी बहुत क्विकली, यानी एक छोटे से वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर आज कवर होने वाला है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम काफी सारे एसिड्स, काफी सारे बेसिस, काफी सारे सॉल्ट्स को जानते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है इन पर भी हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हमने कई सारे एसिड्स देखे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है एसिड के। ऐसे ही बेसिस के एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कई सारे और भी बेसिस हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम जानते हैं। यहां पर बात करें सोल्ट में तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, ये सारे सॉल्ट होते हैं। अब हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं टेस्ट पर बात करूं तो एसिड्स जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। और वहीं पर बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। और सॉल्ट का टेस्ट यूजुअली सॉल्टी होता है। यानी आपने अगर NaCl जो आपके घर में कॉमन सॉल्ट होता है उसको टेस्ट किया हो ना, तो वैसा ही जो बाकी सॉल्ट्स होते हैं उनका भी टेस्ट सिमिलर होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो जो एसिड होता है वो तो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और इनके न्यूट्रलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसी प्रोडक्ट को तो हम सॉल्ट बोलते हैं। यानी सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इनके आइडेंटिफिकेशन पर आए तो एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे सके। यानी कि एसिड्स वो हैं जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। सिमिलरली बेसिस वो हैं जिनके पास OH- आयन है, यानी कि मेटल के हाइड्रोक्साइड हो गए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो सोल्ट होते हैं वो देखो, यहां पर एसिड में तो H+ पॉजिटिव आयन होना जरूरी है और बेस में OH- नेगेटिव आयन होना जरूरी है। लेकिन हम अगर बात करें सोल्ट की तो सोल्ट के अंदर ना तो H+ पॉजिटिव आयन होगा, लेकिन पॉजिटिव आयन होगा। जैसे NaCl है तो यहां पर Na+ पॉजिटिव आयन। ऐसे ही यहां पर ना OH- नेगेटिव आयन होगा, लेकिन नेगेटिव आयन दूसरा होगा Cl-। यानी कि H+ और OH- के अलावा दूसरे यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे तो वो सॉल्ट कहलाएगा। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो एसिड सारे के सारे लगभग जो है जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन सभी बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं, और जो नहीं होते वो सिंपल बेसिस। सिमिलरली सॉल्ट जो होते हैं उनमें कुछ सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं जैसे NaCl, कुछ सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहां पर कोई विशेष नामकरण की उपलब्धि नहीं है। इसके बाद हम आगे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो चैप्टर है हमारा, पहला जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं इस पर हम बात करते हैं। तो इंडिकेटर्स को हमने यहां पर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास है टर्मरिक। तो ये जो टर्मरिक होता है दोस्तों, ये हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होता है और इसका कलर होता है येलो। जब भी आप इसको एसिड में डालेंगे ना तो कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा, बट अगर बेस में डालेंगे तो ये येलो से रेड हो जाएगा। यानी कि जनरली जो इंडिकेटर्स हैं उनको प्रॉब्लम किसके साथ है, बेस के साथ, एसिड के साथ नहीं है। ऐसे अगर हम आगे बढ़े चाइना रोज, तो चाइना रोज का कलर पिंक होता है, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं, बट बेस में जाते ग्रीन हो जाएगा। ऐसे लिटमस पेपर जो है वो वास्तविक में तो पर्पल डाई होती है, लेकिन उसको ब्लू और रेड कलर के 2 वेरिएंट में बनाया जाता है। और एसिड के साथ ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के साथ रेड जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिटमस टेस्ट हो गया। फिर सिंथेटिक पर आते हैं, यानी ऐसे इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में डिजाइन करे जा सकते हैं, लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करे जाते हैं, उनको सिंथेटिक बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। उनमें सबसे पहला मिथाइल ऑरेंज, जिसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज, लेकिन इसको जब एसिड में डालोगे तो ये स्लाइटली डार्क हो जाएगा, यानी नो सिग्निफिकेंट चेंज इन कलर, रेड हो जाएगा बस, स्लाइटली डार्क। वैसे अगर इसको बेस में डालोगे तो एंटायरली डिफरेंट कलर दे देगा, येलो कलर दे देगा। फिनोप्थलीन की अगर हम बात करते हैं तो ये कलरलेस होता है, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है, कलरलेस, लेकिन जैसे बेस में इसको मिलाओगे तो पिंक हो जाता है। यानी सारे के सारे इंडिकेटर जनरली बेस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी ऐसे इंडिकेटर जिनको हम स्मेल से पता लगा सकते हैं, जिनकी हेल्प से कि एसिड है या बेस। तो इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अनियन हो गया, जैसे वनीला हो गया, जैसे क्लोव हो गया। तो इन सब की अपनी अपनी एक एसेंशियल फ्रेग्रेंस होती है।
एक एसेंस होता है। तो उस फ्रेग्रेंस को अगर हम एसिड के साथ देखेंगे तो वो स्मेल आप लोगों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप लोग उस स्मेल को आप देख पाएंगे, उस स्मेल को आप स्मेल कर पाएंगे। लेकिन जैसे बेस में आप इनको मिलाओगे तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते थे कि ये क्लोव है, ये अनियन है, ये वनीला है, वो स्मेल लॉस्ट हो जाएगी, यानी इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लॉस्ट हो जाएगी। तो यहां से पता चलेगा कि ये बेसिस हैं। ऐसे एक इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। पीएच इंडिकेटर पे एक स्केल होता है जिसमें रीडिंग 0 से 14 होती है, बीच में 7 आता है। 7 जो है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 7 से 14 के बीच में अगर किसी का पीएच है तो हम कहेंगे वो बेसिक है, और अगर 0 से 7 के बीच में है, यानी 7 से 0 की तरफ, यानी कम अगर हम करें पीएच को तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा करें तो वो बेसिक होगा। ये इसमें है। इसके बाद यहां पर पीएच पेपर जो आते हैं वो बनते हैं पीएच स्केल पे डिपेंडेंट है, तो वो पीएच पेपर्स को आप सॉल्यूशन में डालेंगे, उसका कलर जो आएगा उस कलर के अकॉर्डिंगली आप इनमें से कोई भी पीएच जो है जिस कलर को सूट कर रहा है वो उसके ऊपर आ जाएगा। यानी आप पीएच पेपर से या पीएच स्केल से पता कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है, या पीएच कितना है ये पता कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि एसिड और बेसिस को पानी में मिलाएं या पानी को एसिड बेस में मिलाएं। तो भाई एसिड और बेस दोनों जब मिलेंगे ना तो इनके बीच में हाई हीट जनरेट होगी। अब अगर आप पानी में एसिड मिलाते हैं तो हीट तो जनरेट होगी, और वो हीट कौन कंज्यूम कर लेगा? वाटर। वाटर के पास हीट कैपेसिटी जो है, हीट को सस्टेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी टेम्परेचर कम राइज होता है। ऐसे ही अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो वहां पर कम हीट में ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो अगर एसिड बेस में वाटर मिलाएंगे तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और डैमेज होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर वाटर में एसिड बेस मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट तो फिर क्या होगा? हीट ज्यादा जनरेट भी होगी तब भी टेम्परेचर कम राइज होगा, डैमेज के चांसेस कम होंगे। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए? वाटर में एसिड बेस को ऐड करना चाहिए। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो एसिड को सबसे पहले जो है मैं मेटल के साथ रिएक्ट कराता हूं। तो एसिड के मेटल के साथ रिएक्शन में क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे यहां पर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की जिंक के साथ रिएक्शन कराता हूं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिल रही है। सिमिलरली मैं अगर बेस की रिएक्शन कराने लगूं मेटल के साथ, जैसे एसिड की मेटल के साथ करें, तो ज्यादातर बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी बेसिस जो है मेटल से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ मेटल्स है जैसे कि जिंक है, जैसे एल्यूमिनियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक स्पेसिफिक सॉल्ट बनाते हैं। जैसे जिंक के साथ रिएक्शन से सोडियम जिंकेट बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन में सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही अगर मैं मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन देखूं तो बेस तो यहां पर रिएक्ट करते ही नहीं है, एसिड रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सोल्ट, वाटर और CO2 बनाते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कर रहा हूं मैं, तो यहां पर मिलेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी करूंगा तो सेम प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। तो यहां पर सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। और आगे चलें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे, तो एक आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहां पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके NaCl और वाटर बना रहा है। इसी प्रकार अगर हम मेटल के ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल के ऑक्साइड क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एसिड के साथ एक सब्सटेंस की रिएक्शन कराने पर सोल्ट और वाटर मिल रहा है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? वो होगा बेसिक। यानी एसिड और बेस की रिएक्शन यहां पर भी हो रही, यानी कि मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं दोस्तों? बेसिक होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे कार्बन नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर इसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दूं मैं तो बेस के साथ रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यानी यहां पर भी क्या मिल रहा है? सोल्ट और वाटर मिल रहा है। इसका मतलब जैसे मेटल का ऑक्साइड बेसिक हुआ था एसिड के साथ रिएक्शन से, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन से क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। यानी मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब हम डेली लाइफ में पीएच की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो सॉइल होती है उस सॉइल में पीएच के अकॉर्डिंगली जो क्रॉप्स है वो ग्रो करती हैं। अगर वो न्यूट्रल के इर्द गिर्द है तो फसल जो होगी, क्रॉप जो होगी वो अच्छे से, वेजिटेबल्स जो होगी अच्छे से ग्रो करेगी। अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत ज्यादा बेसिक है तो वहां पर वेजिटेशंस को प्रॉब्लम होती है, यानी कि क्रॉप्स
और जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। ऐसे हम बात करें, हमारे माउथ में जो एसिडिटी होती है उसको हम रिमूव करने के लिए ब्रशिंग करते हैं डेली। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो हमें टूथ डीके शुरू हो जाएगा। जो बी होती है, बी मधुमक्खी, वो अगर हमें यहां पर स्टिंग कर देती है, डंक मार देती है, तो डंक से क्या होता है, हमें इरिटेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर चुकी है, और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कुछ बेसिक सॉल्यूशन लगा देते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं या कोई भी और सब्सटेंस लगा देते हैं उस जगह पर, ताकि उसका जो एसिड इंजेक्ट हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो सके। और हम जो है डेली लाइफ में कई सारे जो फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, उन फ्यूल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें प्रोड्यूस हो रही है, जो ऊपर असेंड करती है। और जैसे ही ऊपर जाती है तो क्लाउड्स में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, एसिड बनाती है। जैसे कि यहां पर कार्बोनिक एसिड हो गया, यहां पर नाइट्रिक एसिड हो गया, यहां पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और ये एसिड्स की मात्रा, यानी इन पॉल्यूटेंट्स की मात्रा ज्यादा होगी तो इन एसिड की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो ये एसिड की मात्रा जो रेन होती है हमारी, यानी जो प्रेसिपिटेशन होता है क्लाउड से, उस प्रेसिपिटेशन में ज्यादा है तो रेन कैसी कहलाएगी, एसिडिक। वो हमेशा ही नुकसानदायक होगी, यानी हमारे वेजिटेशन के लिए भी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और ह्यूमन लाइफ के लिए भी नुकसानदायक होती है एसिड रेन। यानी कि जब हमारी रेन का पीएच 5.6 से बिलो चला जाए तो वो रेन एसिड रेन कहलाएगी, और दैट इज हार्मफुल फॉर एवरीथिंग। अब हम सॉल्ट पर बढ़ते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सॉल्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, जो किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन से बनता है, और इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका विशेष एप्लीकेशन होता है, क्योंकि इसका काम है कलर की रिएजेंट्स को वाइप आउट करना, यानी कलर को ये निकाल देगा और व्हाइट कर देगा बिल्कुल, यानी कलर को खत्म करके व्हाइट करना इज द मेन वर्क ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में, जो वॉश्ड क्लॉथ है उनको ब्लीच करने में। इसके अंदर ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी कई केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो जो ड्रिंकिंग वाटर उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। एक नेक्स्ट आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है उसका निर्माण करते हैं अपन, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, वाटर है, CO2 है और अमोनिया है, उसके मिक्सचर से इन सबको मिक्स कर देंगे तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, और उस केमिकल रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा। इसका इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है, कि जो बेकरीज होती है वहां पर किया जाता है। इसकी जो नेचर होती है माइल्ड बेसिक होती है, इसलिए हमारे पेट में अगर एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इट एक्ट एज द एंटी एसिड आल्सो। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है, तो वाटर सॉफ्टनर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इसके अंदर जब भी इसका डिकम्पोजिशन होगा या किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये, तो ये CO2 रिलीज करता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी और पेस्टिसाइड के रूप में भी किया जाता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं वॉशिंग सोडा पर। तो वॉशिंग सोडे का निर्माण बेकिंग सोडा से होता है। बेकिंग सोडा को आप क्या करोगे, यहां पर आप हीट करोगे, हीट करने से डिकम्पोज होगा और ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 रिलीज करेगा। यही सोडियम कार्बोनेट को वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये 10 मॉलिक्यूल इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह अटैच हो जाएंगे, और ये जो सोडियम कार्बोनेट .10H2O है यही कहलाएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं अपन बर्न्ट ऑन ग्रीसेस को रिमूव करने में, वाटर को सॉफ्ट करने में, यानी वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, और इसका इस्तेमाल जो सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में उसमें भी किया जाता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, सॉरी कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको बोलेंगे अपन जिप्सम। अब जब आप इसको अगर 373 केल्विन पर अगर इसको हीट करेंगे तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है रिमूव हो जाएगा और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट .12H2O रह जाएगा। और ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज वेरी स्पेशल, इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोगों से जिप्सम का फॉर्मूला पूछेंगे तो ये वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेंगे तो वो वाला। और कैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है वो यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं। इसके यूज क्या है, इसको सीमेंट इंडस्ट्री में एज ए कंपोनेंट यूज करते हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है जिप्सम की, इसलिए इसका इस्तेमाल वॉल बोर्ड में या ड्राई वॉल्स में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो यहां पर नया कंपाउंड बना है POP, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री में। जब किसी को फ्रैक्चर आ जाता है, बोन में फ्रैक्चर, तो उस बोन को परमानेंटली सेट करने के लिए POP के जो प्लास्टर बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलेंगे अपन अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, और इसी प्रकार हम अपनी तैयारी को बूस्ट करते हुए अपने बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।